जय भीम। साथियों, जैसे कि हमारे बड़े भाई डॉक्टर तेजस यादव जी ने आपको बताया, ये 15 महीनों से, करीब 15-16 महीनों से ये हमारी तीसरी यात्रा है जो चल रही है। इससे पहले 2 और हम लोग कर चुके हैं और इसकी शुरुआत 25 अगस्त 2022 को मधेपुरा बिहार से की गई थी, गंगेशी प्रसाद मंडल की जयंती पर, जिन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए पिछड़ा वर्ग कमीशन, जिसको मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं, बनाया। डॉक्टर साहब ने कहा कि पिछड़ा वर्ग, बैकवर्ड, बैकवर्ड को लेकर के ही पूरी लड़ाई है। लेकिन समझना ये है कि बैकवर्ड का मतलब सिर्फ ओबीसी नहीं है। ओबीसी और बैकवर्ड दोनों फर्क है। ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लास, जिसमें सिर्फ ये ओबीसी जिनको हम मानते हैं पिछड़ा वो लोग आते हैं। लेकिन जब हम बैकवर्ड की बात करते हैं तो बैकवर्ड में हमारा समूचा हक वंचित समाज आता है। और वो हक वंचित समाज सिर्फ ओबीसी नहीं है, एससी, एसटी और पसमानदा भी उसमें समाहित है। तो ये पूरी लड़ाई जो है हक वंचित समाज की लड़ाई है, बैकवर्ड समाज की लड़ाई है, जिसमें समूचे बैकवर्ड, जिसको बहुजन कहते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, पसमानदा, जिसकी आबादी 90% है देश के अंदर, समूचे बैकवर्ड की। और अगर गिनती की जाए तो मेरा मानना यह है कि हम बैकवर्डों की आबादी 90 से ऊपर जाएगी। हम बहुजन समाज है, बैकवर्ड समाज है, मूल्यवासी समाज है, ओबीसी, एससी, एसटी, पिछड़ा, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति समाज है, धार्मिक अल्पसंख्यक, पसमानदा है, इसकी आबादी 90 से ऊपर निकलेगी। आप सोचिएगा कि एक नारा दिया गया था एक समय, जो नारा दिया था मानव साहब काशीराम ने, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। असल में ये नारा नहीं, ये पूरा एक अपने आप में आंदोलन है। ये नारा ही अपने आप में आंदोलन है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और मानव साहब से पहले, जिनको हम बिहार लेनिन के नाम से जानते हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, उन्होंने भी यही बात कही थी, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है, 90 भाग हमारा है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे नायकों ने, हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने तमाम तरह की कुर्बानियां देकर के, तमाम संघर्ष करके, यातनाएं झेल करके जो हमें हक दिला दिए, अफसोस कि आज हम उन अधिकारों को ही सुरक्षित नहीं रख पा रहे। और ये तब है जब हम पढ़ रहे हैं, ये तब है जब आधुनिक युग है, टेलीविजन है, मोबाइल है, अखबार है, इंटरनेट है, एक जगह से दूसरी जगह तक चीजें सर्कुलेट होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। हमें पता चल जाता है कि कहां हमारी हकमारी हो रही है और कहां हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है। तब हम इस दमन को और इस हकमारी को नहीं रोक पा रहे। उस समय बाबा साहब के जमाने में ये सब नहीं था, यहां तक कि साधन संसाधन भी नहीं थे। मानव साहब के जमाने में इतना कुछ नहीं था, जगदेव प्रसाद कुशवाहा के जमाने में भी नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने संघर्ष किया और हमें हक अधिकार दिलाए। तो आज हमारी जिम्मेदारी बनती है, विशेष रूप से हम नौजवानों की जिम्मेदारी बनती है कि जो परंपरा जिसका निर्वहन हमारे पुरखे करते आए, हमारे नायक, हमारे महापुरुष करते आए, जो तथागत बुद्ध से शुरू होती है, जो एक विचारधारा की लड़ाई है, एक विचार की लड़ाई है, समता और समानता की लड़ाई, असमानता के खिलाफ समानता की लड़ाई, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई। इस लड़ाई को लगातार हमारे पुरखों ने लड़ते हुए आज हमें इस परिस्थिति में, इस स्थिति में पहुंचाया है कि आज हम यहाँ रात के वक्त, शाम को खड़े होकर के संवाद कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, एक रणनीति आगे की बना सकते हैं।
आप बताइएगा, क्या आज से 40 साल पहले ये सब था? इस तरह हम लोग खड़े हो सकते थे? क्या आज से 40 साल पहले का दौर रहता तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ, क्या ये 15 महीने से चलने वाली गाड़ी आज यहां पहुंची होती, या कहीं हमें रास्ते में ही मार दिया गया होता? बताओ, पहुंचती? नहीं पहुंचती। ये किसकी बदौलत है? संविधान की बदौलत। ये किसकी बदौलत है? हमारे महापुरुषों की बदौलत, बाबा साहब की बदौलत, मानव साहब की बदौलत, जगदेव प्रसाद कुशवाहा की कुर्बानी की बदौलत, बीपी मंडल के संघर्ष की बदौलत, कर्पूरी ठाकुर के संघर्ष की बदौलत, ये हमारे उन तमाम बहुजन समाज के संतों, गुरुओं, महापुरुषों के संघर्ष और कुर्बानी की बदौलत है कि आज ये 15 महीनों से ये गाड़ी चल रही है। और केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और अब उत्तर प्रदेश में मई से लगातार घूम रहे हैं। कहीं कोई टच करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर हमारे महापुरुषों ने संघर्ष नहीं किया होता, कुर्बानी न दी होती, तो आज टच करना छोड़ो, हम और आप सर उठा करके बात करने की हैसियत नहीं होती। तो हमें यह समझना होगा, अब उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम नौजवानों की है। परिवार उस समय उनके भी थे, परिवार इस समय हमारे भी है। उस समय उन्होंने भी, कुछ महापुरुषों ने परिवार का भी त्याग कर दिया था, कुछ महापुरुषों ने परिवार और समाज दोनों की जिम्मेदारी निभाई। तो आपको कैसे जिम्मेदारी निभानी है ये आप तय करेंगे। हम नहीं कहेंगे आप परिवार का त्याग करो, आप खुद तय करेंगे परिवार और समाज दोनों की जिम्मेदारी निभाएंगे, या समाज की जिम्मेदारी निभाएंगे, या सिर्फ परिवार की निभाएंगे। मैं तो कहूंगा कि दोनों की जिम्मेदारी साथ साथ निभाओ, क्योंकि दोनों जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी एक जिम्मेदारी से भागते हैं तो उसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हैं। मेरा अभी परिवार है, मैं भी परिवार की भी जिम्मेदारी निभाता हूं, समाज की भी निभाने की कोशिश करता हूं। जिस तरीके से मुझे निभानी चाहिए, मुझे अब तक मैं नहीं निभा पा रहा हूं। चाहे संसाधनों का अभाव कह लीजिए, या समाज का उतना जागरूक न होना, साथ न मिल पाना, जो भी कह लीजिए। जिस तरीके से हमारी मंशा है लड़ाई को लड़ने की, वो हम नहीं लड़ पा रहे हैं। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि हम इस स्थिति में पहुंचे कि जहां भी हमारी हकमारी हो वहां हम खड़े हों। जहां भी हमारे समूचे पिछड़ा समाज, ओबीसी, एससी, एसटी, पसमानदा के साथ अन्याय हो, अत्याचार हो, वहां हम पहुंचे, वहां हम खड़े मिले और उनकी आवाज में अपनी आवाज शामिल कर सकें। हमारा हमेशा प्रयास रहता है, ऐसा नहीं कि हम यहां पर आए हैं तो इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारे वीडियोज आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। जो बात हम आपसे बोलते हैं वही बात हम किसी भी जाति जो बहुजन समाज के अंदर से आती है उसके बीच में वही बात बोलते हैं। क्या वो ये है, देखिए आज किसान दिवस भी है, चौधरी चरण सिंह की जयंती भी है, तो आज हम उनको भी नमन कर लेते हैं, उनकी उस बात को भी याद कर लेते हैं। चौधरी चरण सिंह साहब जो किसान मसीहा थे, उन्होंने कहा था कि जात भेद छोड़ दो, जात भेद तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो। समझ रहे हैं? यानी कि जो जातिवाद की बीमारी है, इसको अगर हम निकाल दें, ये बड़ा महीन होती है, देखने से नहीं आती है। पूरे बॉडी के अंदर, इतने बड़े शरीर में सिर्फ यहां होती है, कहीं नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ यहां मिलेगी। एक्सरे करने से भी इसका पकड़ में नहीं आता है, लेकिन ये होती है, हर किसी में होती है, अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति में भी होती है। तो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी इसी बीमारी से है, सबसे बड़ी लड़ाई हमारी इसी बीमारी से है। क्योंकि अगर हम इस बीमारी को निकालने में सफल हो गए तो ये समझ लीजिए कि आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब ये बीमारी नहीं होगी तो हम लोग एक साथ बैठ करके किसी भी आने वाले संकट के खिलाफ मंथन कर पाएंगे, रणनीति बना पाएंगे, और जब हम एक साथ बैठ पाएंगे तभी हम साझा होकर के लड़ पाएंगे। समस्या तो सबसे बड़ी यहीं पर खड़ी हो रही है, क्योंकि हर किसी को अपनी जाति को लेकर के एक अलग ही वो है,
मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, आप लोग भी देखते होंगे, गांव क्षेत्र में भी देखने को मिलता है, घटनाएं भी होती रहती है और कई घटनाओं में गया भी जहां इस तरह की घटनाएं हुई। प्रयास किया, मैं ज्यादातर तो नहीं पहुंच पाता हूँ क्योंकि संसाधनों के अभाव में हर जगह पहुंचना मेरे लिए संभव नहीं है, पर प्रयास रहता है कि जहां तक पहुंचता हूं। तो ये बीमारी हमें दूर करनी है और ये हमारी जिम्मेदारी है, युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि इसको हम दूर करें। उसके बाद हम लोग संगठित होकर के जो हमारी लड़ाई है, महापुरुषों की लड़ाई जिसको हमने परंपरा कहा है, क्योंकि परंपरा हमने इसलिए कहा है कि ये अभी बदलाव आने वाला नहीं है, इसलिए ये परंपरा है। अगर बदलाव एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में आ जाना होता तो तथागत बुद्ध के जमाने में आ गया होता, या बाबा साहब के समय आ गया होता, नहीं तो काशीराम के समय आ गया होता। बदलाव तो आया है, लेकिन पूरी तरीके से जो व्यवस्था परिवर्तन हम लोग चाहते हैं वो नहीं हो रहा। व्यवस्था परिवर्तन हम क्या चाहते हैं? देखिए, हमारी आबादी 90% है देश के अंदर। देश को बनाने वाले, संभालने वाले, सजाने वाले हम लोग हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास मेरिट नहीं होती। अरे अगर हमारे पास मेरिट नहीं होती तो ये बताओ कि हल किसने बनाया, कुदाल किसने बनाया? जंगलों को जो बंजर भूमि थी उसको कुदालों से खोद खोद करके उपजाऊ किसने बनाया? बताओ, सड़कें किसने बनाई? किसने ये निर्माण किए? हम लोगों ने। तुम कौन होते हो मेरिट बताने वाले? तुमने कुछ बनाया? तुम तक बनाई है? सब विदेशियों के ऊपर डिपेंड हो। पूरी व्यवस्था पे कब्जा रखा है, शिक्षा पे तुमने हजारों साल से कब्जा रखा है, धर्म पे तुमने हजारों साल से कब्जा रखा है कि नहीं रखा है? जमीनों पर हजारों साल से कब्जा रखा है, सत्ता पे हजारों साल तक कब्जा रखा है, और उसके बावजूद भी 800 साल देश को गुलाम कर दिया। अगर हमारी सहायता ली होती, हमारी मेरिट की अगर परख की होती और हमें भी हथियार दिया होता विदेशियों से लड़ने के लिए, तो ये भारत कभी गुलाम नहीं होता। लेकिन हमारी शक्ति का उपयोग नहीं किया गया, हमें इससे वंचित रखा गया। क्यों? क्योंकि हम तो अछूत थे, हम तो उनके लिए अछूत थे, किसी काबिल थे ही नहीं। हमारा सिर्फ इतना काम था कि हम उनकी सेवा करें, बाकी व्यवसाय करना, शिक्षा लेना और शासन चलाना उनका काम था। और ये मानसिकता आज भी है। तो क्या नाम है उसका मोटिवेशनल जिसको घोषित किया गया है, बिंद्रा बिंद्रा करके कोई है, आपने सुना होगा, 2-4 दिन से उसका बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, बोल रहा है कि मतलब जो शूद्रों को शासक नहीं बनाना चाहिए। हाँ, विवेक बिंद्रा, शूद्रों को शासक नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो देश जो है बर्बाद हो जाएगा। उससे पूछिएगा कि कभी आपने बहन मायावती जी का शासन देखा है क्या? देखा है? कभी मुलायम सिंह का शासन देखा है? नीतीश और लालू का देखा है? अरे देखो तो कभी शूद्रों का शासन, कभी स्टालिन का शासन देख के आओ, पता चल जाएगा कि शूद्रों को शासन करने की भी समझ है और देश को अर्श फर्श से अर्श तक ले जाने की भी क्षमता है। और ये देश विश्वगुरु भी तभी बनेगा जब जिसको तुम शूद्र कहते हो वही देश में वास्तविक रूप से शासन करेगा, तभी ये देश विश्वगुरु बनेगा। नहीं तो ये देश यूं ही गर्त में जाता रहेगा। तो इसलिए मैं अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से, साथियों से कहना चाहता हूं कि आज एक वक्त है और ये वक्त की मांग है कि हम अपने पुरखों, अपने महापुरुषों के संघर्ष का कर्ज अदा करने की कोशिश करें। हम कर्ज अदा नहीं कर सकते, हम कोशिश कर सकते हैं। ये कभी मन में मत लाना कि हम बाबा साहब का कर्ज अदा कर लेंगे, हम काशीराम का अदा कर लेंगे, हम किसी भी महानायक का कर्ज अदा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हम एक कोशिश कर सकते हैं। तो आज हमें वो कोशिश करनी है। अब कोशिश क्या है? सबसे पहले तो देश के अंदर हमें जातियों की गिनती करानी है, ताकि ये पता चले कि हमारी संख्या कितनी है और हमारे पास संसाधन कितना है, नौकरियां कितनी और जमीनें कितनी है। मैं 1991 का एक आंकड़ा आपको बताऊं, जो मंडल कमीशन का ये आंकड़ा था, जिसके तहत बैकवर्ड के पास, जिसने उस समय 52% आबादी बताई, मात्र 4% जमीनें थी। एससी और एसटी के पास मात्र 2% जमीनें थी।
यानी कि देश की 90% आबादी मात्र 6% जमीनों पर अपना गुजारा कर रही है, मात्र 6% जमीनों पर। और देश की 10% आबादी के पास कितनी जमीन है? 94%। ऐसे ही थोड़ा ना मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये लड़ाई आपने ठंडे बस्ते में डाल दी, इसको शुरू करने की जरूरत है। तो देश में जब जाति जनगणना होगी तो इससे केवल ओबीसी वाले पिछड़ों को लाभ नहीं मिलेगा, एससी और एसटी वाले पिछड़ों को भी लाभ मिलेगा, यानी कि संपूर्ण बैकवर्ड को लाभ मिलेगा। जिस तरह बिहार में हुई तो ओबीसी के साथ साथ एससी और एसटी का भी कुछ परसेंटेज रिजर्वेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बगल का राज्य हम सब जान ही रहे चीज को, ताजा मामला है। तो उसी तरीके से जब पूरे देश में जनगणना होगी जाति के आधार पर, जब वास्तविक आंकड़े आएंगे और पता चलेगा कि लुटेरा कौन है और कितनी लूट अब तक उसने की है, तब न्याय की लड़ाई की जाएगी। और जब न्याय की लड़ाई होगी तो कौन सी लड़ाई होगी? मानवर काशीराम वाली और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा वाली। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो हमारा है वो हमें दे दो, जो तुम्हारा वो तुम ले जाओ। हम बेईमान लोग नहीं, हम किसान मजदूर लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं। हमने धरती का सीना फाड़ करके न खुद का पेट भरा है बल्कि पूरे देश और दुनिया का पेट भरने का काम किया है। और बेईमानी नहीं करते। जो तुम्हारा बनेगा 5%, 10% वो तुम्हें दिया जाएगा। हम तुमसे मांग नहीं रहे हैं, हम चाहते हैं कि तुम्हारे साथ न्याय हो, इसलिए हम जाति जनगणना के आंकड़े जुटा करके न्याय का बंटवारा करना चाहते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कल को जिसको तुम शूद्र कहते हो, जिसको तुम कहते हो उनमें शासन करने की क्षमता नहीं है, उसकी धैर्य क्षमता जवाब दे जाए और वो कुछ ऐसा कर बैठे कि तुम्हें तुम्हारी हिस्सेदारी भी न नसीब हो। इसलिए जरूरी है कि समय रहते आज मान जाओ, जब तक ये शूद्र जाग नहीं रहा उससे पहले मान जाओ, जाति जनगणना करवा लो और इनको इनका हक दे दो ताकि तुम्हारा सुरक्षित बना रहे। तो ये हमारी लड़ाई है और जाति जनगणना को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। दूसरी मांग जनसंख्या अनुपात में भागीदारी है, मंडल कमीशन की जो 38 सिफारिशें शेष है वो लागू हो, और साथ में न्यायपालिका के अंदर कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म किया जाए। वहां ओबीसी एससी एसटी की जो प्रतिनिधित्व भागीदारी है उसको सुनिश्चित किया जाए, और साथ में जो हमारे मामलों से जुड़ी हुई सुनवाई बेंचेस हैं उनमें हमारे जज होने चाहिए। हमारे जज न होने का परिणाम बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री भुगत रहा है, जिसको आप सब लालू प्रसाद यादव के नाम से जानते हैं। जान ही रहे होंगे कि मिश्रा को जेल और अहीर को जेल। इसी का परिणाम है, क्योंकि हमारे लोग नहीं न्यायपालिका के अंदर भारतीय न्यायिक सिस्टम, या ये कहें कि भारतीय न्यायपालिका जिसको हम न्याय का मंदिर कहते हैं, और वो लोग जिनको हम मीलॉट कहते हैं, गॉड की संज्ञा देते हैं, जिनको हम न्यायाधीश की संज्ञा देते हैं, धर्मराज की संज्ञा देते हैं, उन लोगों से ज्यादा बेईमान करप्ट, उन लोगों से ज्यादा वंशवादी जातवादी शायद ही इस धरती पर कोई और हो, शायद ही कोई हो। मुझे नहीं लगता कोई होगा। इतने ज्यादा ये लोग भ्रष्ट हैं, इतने ज्यादा ये जातवादी हैं। देखा नहीं था क्या पटना के ये एक जज का बयान वायरल हुआ था, एक वकील से बहस के दौरान क्या बोल रहा था? आरक्षण वाले हो क्या? पूछिए, इनकी मानसिकता आप समझिए। तो इसलिए अब हम सबको संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ना है साथियों। ये लास्ट चरण है हमारा। 2 जनवरी तक जिलेवार जो कार्यक्रम है इसका सिलसिला खत्म हो जाएगा। उसके बाद 45 दिन तक कैंपेन चलेगी और अयोध्या फैजाबाद रोड लखनऊ के 50 किलोमीटर के एरिया में जो गांव है, देहात है, वहां पर। और साथ में 7 जनवरी से इधर ये कैंपेन भी चलेगी और 7 जनवरी से पुनः हम उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के तमाम जिलों में जहां भी हमारे साथी हैं उनके बीच पुनः पहुंच करके हम जन आंदोलन निर्माण अभियान की शुरुआत करेंगे। और 17 फरवरी 2024 दिन शनिवार सुबह 10 बजे, जिस दिन जननायक कर्तव्य ठाकुर साहब का परिनिर्वाण दिवस भी है, उस दिन हम लोग अयोध्या फैजाबाद रोड लखनऊ बीबीडी के पास में स्थायी धरने की शुरुआत करेंगे। हमारी मंशा तो स्थायी आंदोलन की है, लेकिन आंदोलन तब बनेगा जब समाज जुड़ेगा। धरना तो 50, 10, 20, 5 लोग भी कर सकते हैं। तो इसलिए धरना हम करने जा रहे हैं, आंदोलन आपको बनाना है।
आपको, हमारे पास पैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, हम आपसे मांगेंगे भी नहीं। हम यहाँ पैसा मांगने नहीं आए, हम सिर्फ ये मांगने आए हैं कि हमारे लिए मत खड़े हो जाओ। हो सकता है कि कल को मुझे जेल में डाल दिया जाए या मैं बिक जाऊं, गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है। आप जब यहां से निकले 17 फरवरी के लिए, तो सिर्फ एक विचार करके निकले कि चाहे जो व्यक्ति आया था वो आए, जेल में चला जाए, बिक जाए, मना कर दे कि घोषणा कर दे कि आंदोलन रद्द किया जाता है, लेकिन अब हम नहीं हटेंगे जब तक हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे। आपको हमारे साथ खड़े नहीं होना है, विचार के साथ खड़ा होना है, आंदोलन के साथ खड़ा होना है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा बदलता और बिकता रहता है, विचार न कभी बदलता है न कभी बिकता है। क्योंकि पूरी जो लड़ाई है दुनिया के अंदर, वो सिर्फ विचारों से लड़ाई है, इंसानों की इंसानों से लड़ाई नहीं है। किसी जाति से हमारी लड़ाई है क्या? विचारधारा से ही तो है। और वो उस विचारधारा के व्यक्ति हमारे समाज में भी हो सकता है। अगर वो हमारे समाज में तुम्हारा दुश्मन है, वो दुश्मन नहीं है, उसके विचार दुश्मन है। तो विचारों से लड़ाई है। इसलिए इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए व्यक्ति का नाम लेकर के, व्यक्ति को अपने मस्तिष्क में बिठा के मत जाना, विचारों को, आइडियोलॉजी को और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ऐसा ठान करके आप 17 फरवरी को पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस आंदोलन में सफल होंगे और अपने अधिकार भी हासिल करेंगे। और ये तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं चलेगा, तब तक चलेगा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती। जो लोग वहां रुकना चाहेंगे उनके रुकने और खाने की भी व्यवस्था की जाएगी। हम क्या करेंगे? आप ही सबसे मांगेंगे, तो वहां से सीधी सी बात है। लेकिन अभी कुछ नहीं मांगेंगे। आपको आना अपने साधन संसाधन से है, जाना भी अपने साधन संसाधन से है, लेकिन जो लोग रुकेंगे उनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोगों की होगी। हम वो व्यवस्था, वो सुरक्षा करेंगे। और हम ये भी वादा करते हैं कि अब तक तो हमें न कोई डरा पाया है, न झुका पाया है, न खरीद पाया है, और खुद पर हमें इतना भरोसा है कि आगे भी ऐसा कोई कर नहीं पाएगा। दूसरे की गारंटी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय भीम, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार, नमो बुद्धाय, इंकलाब जिंदाबाद, उलुगलान जिंदाबाद। साथियों नमस्कार, जय मंडल, जय श्रमदान, जय जोहार। मैं अनुज सिंह विद्रोही। साथियों आप देख रहे हो मंडल यात्रा 25 अगस्त 2022 से चल रही है और 17 फरवरी 2024 तक चलेगी। जातिवार जनगणना को लेकर, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करवाने को लेकर, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर के, और 17 फरवरी 2024 से स्थायी आंदोलन की शुरुआत होगी। दोस्तों, इस यात्रा के जरिए आंदोलन का निर्माण करने के लिए हमें आपके साथ की ज़रूरत है और सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी से अपील है कि आप सभी इस यात्रा को चलाने के लिए आर्थिक सहयोग करें। यात्रा के जो वीडियोज़ हैं उनको अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस सूचना को पहुंचाएं। अपना कोई मीडिया नहीं है, अपना कोई तंत्र नहीं है। हम लोगों को अपनी लड़ाई, अपनी सूचनाएं खुद ही प्रसारित करनी, खुद ही लड़ाई को खड़ा करना है। शुक्रिया। जय मंडल, जय श्रमदान।